एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। ये अगस्त 2023 में जो पेपर पूछा गया था 20 अगस्त को 2023 को वो पेपर है जिसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, 2024 2023 ऐसे करके हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं और ऐसे करते करते 2011 तक के पेपर सभी पेपर्स को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सीडीपी के प्रश्न देख चुके हैं 2023 वाले, और आज हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। तो अक्सर हिंदी में क्या होता है ना कि पहले गद्य और पद्य दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर पूछा गया था उसमें देखिए सबसे पहले टीचिंग वाले 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद जो है वो गद्य और पद्य वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर हिंदी में अगर मान लीजिए आपका सीटेट पेपर 2 निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अगर पूरे नंबर स्कोर कर लेते हैं तो जिस अदर सब्जेक्ट जो होंगे 30 मार्क्स के होते ही हैं, आपको पता ही है। तो हिंदी में कोशिश करिए कि पूरे के पूरे मार्क्स लाए ताकि आपको 90 मार्क्स जो गेन करना है उसमें एक हिंदी जो है वो हेल्प कर सके। तो हिंदी की जितनी प्रैक्टिस हो सके उसकी प्रैक्टिस करिए, और हिंदी में सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। ठीक है, यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। तो जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही थी उन्हीं पे आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कैप्शन के साथ फिल्म दिखाई जा रही है तो किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेगी? पहला ऑप्शन दिया गया है श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। थर्ड ऑप्शन कहता है कि इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन कहता है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है। तो कथन कहता है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया यानी वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की जो है वो अनदेखी कर रहा है। तो तर्क क्या है कि उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी तर्क जो है अभिकथन और उसका तर्क दोनों सही हैं तथा जो एक सेकेंड अभिकथन और उसका तर्क दोनों सही हैं, तो जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो क्योंकि वो हमेशा संज्ञा की जगह क्या यूज़ कर रहा है, क्रिया शब्दों को ही यूज़ कर रहा है, तो उसको वही चीज़ें आती हैं, उतना ही शब्द संपदा उसकी जो लिमिट है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 92 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि 93 में क्या पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस तरीके की प्रीवियस ईयर जितने भी सेट हैं वो सब आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी भी स्टार्ट की थी। इधर 5 डेज़ 6 डेज़ का थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, जिसकी वजह से आपको वीडियोज़ नहीं मिल पाई, और उसके लिए जितना मैंने पीछे गए हैं तो उतने दिनों का बैकअप हम और तेज़ी से करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और
शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एक बालिका है और अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम सामग्री आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो वो कर रही है, तो जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वही आपका राइट आंसर है। तो जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में क्या पूछा गया है? शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। शिक्षार्थी है क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़िए और उस उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वो किस युक्ति का चयन करेगी? संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमिक स्थिति या विन्यास पर ध्यान देना। तो यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, यानी वो क्या ले रही है? संदर्भ सामग्री जो है उसकी मदद लेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इंग्लिश में पढ़े होंगे, उसी की बात की गई है। पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो यहाँ पे 95 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी शिक्षार्थी की भाषा मजबूत और जो कमजोर बिंदु हैं उनके आकलन के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि निपुणता परीक्षा सदैव किसका आकलन करते हैं? तो निपुणता परीक्षा जो है वो सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कि भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव और दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो 96 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। निपुणता परीक्षण जो होता है वो किसका आकलन करता है? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, यानी वो निपुण हो गए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं और 97 कहता है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया। ठीक है। एक ग्रुप बना दिया स्टूडेंट्स को और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं? एक हाथियों पर जो प्रश्नोत्तरी है उनमें भाग ले रहे हैं। पहले कहानी नहीं पढ़ा है, पहले प्रश्नोत्तरी में भाग लिए हैं। यहाँ पर अध्यापक का मंतव्य क्या है, क्या चाहता है? तो यानी पहला ऑप्शन है कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना चाह रहा है, या सहपाठी पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। पाठ्य थर्ड ऑप्शन कहता है कि पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखने के लिए उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो देखिए समीक्षा और परीक्षण तो करवा नहीं रहा है, वो तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। तो इसका रीज़न था कि वो टॉपिक के प्रति क्या कर रहा है? रुचि पैदा कर रहा है। ठीक है। तो 97 का यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? तो भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी
अवरोध पैदा कर रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक कक्षा है जिसमें कोई बच्चा है और वो अवरोध पैदा कर रहा है, तो उस विद्यार्थी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा है उसके कोई अगर प्रॉब्लम, किसी तरीके का अवरोध हो, तो उसके रीज़न को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसका समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ये ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं और संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। मतलब इतनी सारी मानस मंथन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, प्रारूपण कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। पठन कौशल, वाचन, लेखन या श्रवण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, संपादन भी तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौशल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी लेखन कौशल। ठीक है, मानस मंथन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद संपादन कर रहे हैं और अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो यानी यहाँ पे लेखन कौशल की बात की गई है, तो लेखन कौशल प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में गद्य और पद्य से पूछे जाते हैं। तो इस 2023 में जो अगस्त में पेपर आया था उसमें सबसे पहले जो शिक्षण वाले क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था, जबकि जनरली ये होता है कि सबसे पहले गद्य और पद्य वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि क्या कहा गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे अभिकथन के क्वेश्चन है। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तर्क क्या कहता है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन जो उसका तर्क दिया गया है वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। कौन सा तरीका है। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। थर्ड कहता है कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से, और फोर्थ कहता है कि केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे अच्छा आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी समावेशित युक्तियों के माध्यम से। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। समावेशित युक्तियों के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्यवस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही हो जाएगा। एक ऐसी घटना साझा करना जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना
सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन किया जा रहा है। तो ऐसी घटना का साझा करिए जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका है, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? तो गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन या निर्देशित पठन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी विस्तृत पठन। ठीक है, तो विस्तृत पठन को क्या कर रही है? समुन्नत कर रही है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है? प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा है। जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान अध्यापिका हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज के टीचर है, प्रधान भाषा के अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा है। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर क्या है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो किस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए और नहीं ध्यान देना चाहिए, कौन सा इसमें से प्रासंगिक नहीं है वाला पूछा गया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ही जरूरी हैं सिवाय सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, स्तर देखना होगा, अधिगम की आवश्यकताएं बच्चों की क्या है, उनको आने वाली भाषाएं क्या है, पुस्तक और संसाधनों की अनुकूलता कितनी, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है सिवाय 4th के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है 104 का। और क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं कि क्या कहा गया है। अध्यापक ने विद्यार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? पहला ऑप्शन कहता है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। सेकेंड ऑप्शन उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। थर्ड ऑप्शन अवलोकन, पृष्ठ पोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। फोर्थ ऑप्शन चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और कल जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी इसमें जो गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे और उनको कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, कितना कम से समय में कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और जाते जाते 105 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अवलोकन, प्रश्न पोषण और लिखित रिपोर्ट। अपने कमेंट जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, किस सब्जेक्ट की आप लोगों को। साइंस की एनसीईआरटी चल रही है, सोशल साइंस की भी चल रही है और थोड़ा तेज़ी से आएगी, एक एक दिन में हो सकता है 2-2, 3-3 वीडियोज़ आ जाए एनसीईआरटी क्लासेस की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।